नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्कमान गेट डेमोलिशन पर संदीप दीक्षित का बयान। डेमोलिशन में बीजेपी पर सिलेक्टिव कार्यवाही का लगाया आरोप। एएमयू में हिंदू कर्मचारी के तिलक लगाने पर आपत्ति। प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा मामला। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। पीएम मोदी का 11 जनवरी 2026 का मुंबई दौरा रद्द। दौरा जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ा था। संजय राउत का मुंबई की राजनीतिक हवा बदलने का दावा। जहानाबाद में खलिहान में भीषण आग। 5 बीघा धान, 1 बीघा नेवारी जलकर राख। दमकल ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने शुरुआती प्रयास किए। अंकिता केस पर राजनीति करने वालों से माफी की मांग। भ्रम फैलाने वालों पर सीएम धामी का सख्त रुख। सीएम धामी कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, ये बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तुर्कमान गेट डेमोलिशन ड्राइव विवाद पर कहा कि अगर डेमोलिशन लीगल है तो वो होना चाहिए। मेरा दिल्ली सरकार और एमसीडी से एक दरखास्त है कि इस तरह का अभियान वहां करें जहां जहां अवैध निर्माण होता है, लेकिन बीजेपी इन मामलों में सिलेक्टिव हो जाती है। ये इन चीज़ों को भी राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में बहुत लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कई जगहों पर ट्रैफिक होने लगता है। इन सब में आप काम करें और तो हमारा पूरा समर्थन है, मगर इसमें हिंसा नहीं कर सकते। वैसे मैं नहीं जानता वहाँ के तथ्य क्या है, लेकिन ये सब कुछ सरकारी काम है। जो हमको भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दिखती है कि इन मामले में ये सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये केवल इन चीजों को भी कभी कभी राजनीतिक मैसेज या संदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली में है, दिल्ली में बहुत लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है। कई जगहों पे हमारी ऐसी जगह हैं जहां दिक्कत होने लगी है, ट्रैफिक फंसता है बहुत बुरी तरीके से। इस सब में आप काम करें, लेकिन एक सतत रूप से पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करिए, पूरा समर्थन है। लेकिन देखिए, ये बात अलग है। जब सरकार अपनी कार्रवाई करती है, आप विरोध कर सकते हैं। पहले भी होता था, आपको याद होगा भगत जी के सामने बुलडोजर के सामने लेट गए थे, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते सरकारी अधिकारियों के साथ। मैं जानता नहीं हूं यथास्थिति वहां की क्या है, वहां के तथ्य क्या हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सरकारी अधिकारी अपना काम करने आता है। वो कोई अपना व्यक्तिगत तो कर नहीं रहा, कोई उसकी जमीन तो है नहीं, उसको कोर्ट से या पुलिस से या एमसीडी से निर्देश मिलते हैं, तो उसके खिलाफ आप हिंसा ना करो। ये एक सामान्य चीज माननी चाहिए हम लोगों को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तिलक को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। कॉलेज के परचेस विभाग में तैनात हिंदू कर्मचारी आशीष शर्मा ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान उनके तिलक लगाने पर मुस्लिम स्टाफ ने आपत्ति जताई, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की शिकायत स्थानीय अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। न्याय न मिलने से आहत आशीष शर्मा ने अब मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित शिकायत भेजी है। उन्होंने पत्र में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया है और न्याय साथ ही सुरक्षा की मांग की है। ये मामला अब एएमयू परिसर से बाहर निकलकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। सभी की निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। हमें पता है, आपको ज्यादातर सभी को ही पता है उस मामले की। समीर मुर्सिल खान जिन्होंने हमारे धर्म पर उंगलियां उठाई, टीके पे टिप्पणी करी, ऑफिस में आके धमकाया, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन हमें न्याय नहीं दे पाया है। और जबकि हम तो कुछ सबूत भी थे, तो सबूत के आधार पे हमने जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ के 2-3 अधिकारियों को सबूत भी दिखाए। सबूत के आधार पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी सेटअप होती है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में भी खाना पूर्ति की जाती है और समिति के द्वारा सही जांच नहीं की गई। और जब हम 2 महीने हो गए, फिर हमने आके, जैसे कि अब आप ये मान लीजिए, सांसद सतीश गौतम जी का बयान आया था, तब तो पूरी यूनिवर्सिटी ने और उच्च अधिकारियों ने कहा ऐसा नहीं होता है, आप आइए सामने, तो हमने लेके आए। अब जब यहाँ के कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस तरीके की वारदात कही, तो पूरी यूनिवर्सिटी, उच्च अधिकारी और सब लोग क्यों चुप है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा रद्द होने की खबर मिल रही है। पहले ये खबर थी कि मुंबई महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों को देखते हुए मुंबई में विशेषकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन समाज के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन अब सूत्रों के जरिए ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी 2026 को मुंबई आने वाले थे। उनका ये दौरा एक समाज की धार्मिक सभा से जुड़ा हुआ था, जहां वो विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। अब इस कार्यक्रम को लेकर पहले से तैयारियां भी चल रही थी, मगर अब खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मुंबई दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि दौरा रद्द होने के पीछे का कोई आधिकारिक कारण फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच दौरा रद्द होने पर शिवसेना उद्धव दल के नेता और संजय राउत का बयान जो है वो सामने आया है। राउत ने बयान देते हुए कहा कि मुंबई की राजनीति हवा पूरी तरह बदल चुकी है। अब मुंबई की हवा की दिशा भी बदल चुकी है और मुंबई में अब मराठी मानुष का भगवा ही फहराएगा। वारा पूर्ण बदल, त्याच्यामुळे कोणी आले तरी त्यांची टोपी उडून जाईल तिकडे। हा, त्याने यायला पाहिजे, खरं या सगळ्यांनी यायला पाहिजे आणि मुंबईत वारं काय चाललंय ते पाहायला पाहिजे। आमचं त्यांना आव्हान आहे, या तुम्ही, काय हरकत नाही, आम्हाला कोणाचे आव्हान वाटत नाही। मोदीजी येऊ द्या, योगीजी येऊ द्या, मध्य प्रदेश राजस्थानचे मुख्यमंत्री येऊ द्या, कोणीही येऊ द्या, मुंबईवर मराठी माणसाचाच भगवा फडकेल। मशाल आणि इंजिन ठाकरे बंधू, पर्याय नाही। धन्यवाद। जहानाबाद के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के नौगढ़ गांव में एक किसान के खलिहान में भीषण आग लग गई, जिसमें खलिहान में रखे लगभग 5 बीघा धान, 1 बीघा नेवारी पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मोटर पंप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें बहुत तेज थी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसान प्रमोद शर्मा को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, कटाई के बाद धान और निवारी को सुरक्षित रखने के लिए खलिहान में रखा गया था, लेकिन आग लगने से उनकी मेहनत और साल भर की आमदनी जलकर एक झटके में राख हो गई। स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी गई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से उचित मुआवजे की भी मांग की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अंकिता भंडारी मामले से जोड़ने वाली पोस्ट हटाने के निर्देश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर जारी रहेगी और दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अन्य जरूरी कानूनी पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में राज्य का काफी समय बर्बाद किया गया और चल रही विकास योजनाओं के बीच जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई, जिससे कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सूरत शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, इसको लेकर पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है। उत्तरायण थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वराछा इलाके में छापा मारकर लगभग 79 बोबिन चाइनीज डोरी जब्त की, जिसकी कीमत करीब 79,000 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो सुदामा चौक स्थित कृष्णा वॉच एंड गिफ्ट नाम की दुकान की आड़ में चाइनीज डोरी की अवैध बिक्री कर रहे थे। चाइनीज डोरी बहुत खतरनाक होती है और इससे हर साल कई लोग घायल या मृत हो जाते हैं। पुलिस ने पूरा सामान जब्त करते हुए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। बीएसएससी के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले पूर्व डीजीपी आलोक राज ने अपने निजी कारण बताते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सवाल उठाते हुए कहा कि आलोक राज की स्थिति पर कोई हल्के में फिलहाल उन्हें नहीं ले सकता है। आलोक राज अपने निजी कारण बता रहे होंगे, मगर अगर उनकी निजी कारण था उनके द्वारा, तो 5 दिन पहले वो ज्वाइनिंग उन्होंने क्यों किया? अब इस्तीफा देना और उनके इस्तीफे देने पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। ये सवाल व्यवस्था पर खड़े होते हैं, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सरकार के दबाव में आकर आलोक राज ने इस्तीफा दिया है। अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे को हम हल्के में नहीं ले सकते। अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच अध्यक्ष पद से आलोक राज जी ने जो इस्तीफा दिया है, भले ही उनके द्वारा यह कहा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन यदि व्यक्तिगत कारण रहता
तो फिर 1 जनवरी को ज्वाइन ही नहीं करते। 1 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद मात्र 5 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है, और यह व्यवस्था पर सवाल है। क्योंकि जिस ढंग से बिहार की बदनामी होती रही है पिछले दिनों एनडीए शासन काल में, अधिकांश परीक्षा जो हुए हैं वे सवाल के घेरे में आए हैं। कहीं प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, सेंटर मैनेज करने का मामला हो, या वैसे एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा संचालित करवाने का मामला हो जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं, या जिन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो ये सब कई सवाल हैं जो बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज जो सवाल बिहार के बच्चों के सामने है उसका जवाब निश्चित रूप से बिहार सरकार को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसके दौरान दोनों राज्यों में विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात वो देंगे। अपने दौरे की शुरुआत में प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इनमें विशाखापट्टनम के पास पुदीमदगा में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी शामिल है, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ऐसी परियोजना है और इसमें लगभग 1.85 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य में 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिससे यातायात की भीड़ कम हो सकती है, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। इसके बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा जाएंगे, जहां वो भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित हो रहे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा सरकार के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों से भारतीय प्रवासियों ने पंजीकरण कराया है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इन परियोजनाओं का शिलान्यास करने से पहले किस तरह से लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 8 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये वर्ष 2026 में केंद्र शासित प्रदेश पर होने वाली पहली शीर्ष स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्रकर भारती, डीजीपी नलिन प्रभात, इंटेलिजेंस प्रमुख नीतीश कुमार समेत जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन, सीएपीएफ, खुफिया एजेंसियां और गृह मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। समीक्षा बैठक हाल के महीनों में जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियानों की पृष्ठभूमि में हो रही है। बैठक में छिपे आतंकवादियों के खात्मे के लिए समन्वित रणनीति, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के उपायों, साथ ही सर्दियों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जिलों से आए लगभग 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए, सभी पात्रों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों का उच्च स्तरीय इलाज हो और भू माफिया साथ ही दबंगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं रुके, इसके लिए अधिकारियों को तुरंत एस्टीमेट बनवाकर धन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया, अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ को श्रद्धांजलि दी, गौशाला में गौसेवा की और बच्चों को भी कहीं ना कहीं वो प्रेम
आदर देते हुए नजर आए, साथ ही आशीर्वाद देकर उनका उत्साह बढ़ाया। गुजरात के प्रभास पाटन में 8 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर की हजारों साल पुरानी विरासत और उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को याद करने और उसका सम्मान करने का अवसर है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक भव्य निर्माण नहीं है, बल्कि ये भारत की अडिग भावना, संस्कृति और सहनशीलता का प्रतीक है। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1026 से लेकर अब तक इस मंदिर पर कई बार हमले हुए, लेकिन इसे कभी पूरी तरह नहीं तोड़ा जा सका। यही वजह है कि ये सदियों से देशवासियों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस साल मंदिर के प्रति अटूट आस्था के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 8 से 11 जनवरी तक मंदिर परिसर में 72 घंटे का अखंड ओंकार नाद किया जाएगा, यानी लगातार 3 दिनों तक ओम की आवाजें मंदिर परिसर में गूंजती रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का हिस्सा बनने का आग्रह किया है, ताकि सोमनाथ मंदिर की महिमा और उसकी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को महसूस किया जा सके। सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 जनवरी को गुजरात दौरे पर प्रभास पाटन आएंगे और खुद इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले हैं। सरकार और प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पर्व न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और अडिग आस्था का प्रतीक भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर की स्मृति से अवगत कराता रहेगा। स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। लोग ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पधार रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में यह होने वाला ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व यह अपने आप में इतिहास के पन्नों पे आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। 8, 9, 10 तारीख को 72 घंटे तक लोग जाप भी करेंगे। साथ में शाम को महाआरती में लोग मौजूद भी रहेंगे। सभी भावी भक्त हजारों लाखों की संख्या में महाआरती भी करेंगे और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। बहुत ही बड़ी संख्या में ऋषि कुमार भी आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में साधु संत भी आज पधार रहे हैं। 10 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी सोमनाथ आ रहे हैं। भगवान श्री सोमनाथ दादा के पूजा अर्चना दर्शन के बाद, ट्रस्ट की बैठक में भाग लेने के बाद महाआरती में खुद भगवान सोमनाथ जी की महाआरती में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विकसित भारत राम जी अधिनियम एक अत्यंत प्रभावी योजना है, जो रोजगार गारंटी योजना मनरेगा से कई गुना बेहतर है। उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है, वहीं इस अधिनियम के तहत 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही समय पर भुगतान की भी गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश कृषि प्रधान होने की वजह से इस योजना में खेती से जुड़े कार्यों को ध्यान में रखते हुए कटाई और बुआई के समय 2 माह की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। इस अवधि में श्रमिकों को कृषि मजदूरी का भी लाभ मिल पाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट से हुई, जिसमें अभियान के दौरान मस्जिद को तोड़े जाने का भ्रामक दावा किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये पोस्ट खालिद मलिक नाम के व्यक्ति ने साझा की थी, जिसमें लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील की गई थी। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और कुछ उपद्रवियों ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अब तक एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर 30 लोगों की पहचान की गई है। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर विवेक कुमार ने साफ किया कि कार्यवाही के दौरान एक डायग्नोस्टिक सेंटर, बैंकेट हॉल और कुछ दुकानों को हटाया गया है, जबकि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग यानी एएसआई के अंतर्गत आने वाले मंदिरों और मस्जिदों को संरक्षित और पंजीकृत किया हुआ है और संविधान के मुताबिक उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उन्होंने साफ किया कि ऐसे धार्मिक स्थलों को हाथ नहीं लगाया जा सकता। हालांकि अगर किसी भी मंदिर या मस्जिद के आसपास या उससे सटी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जाता है या सार्वजनिक सुविधा और शहर की सुचारू व्यवस्था में बाधा पैदा होती है तो संविधान के तहत उस पर कार्यवाही की जाती है। मलूक नागर ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्यवाही जनहित में होती है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण को दिल्ली नगर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया। कार्यवाही के दौरान गलतफहमी और अफवाहों के चलते उग्र भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्यवाही से हालात जल्द ही काबू में आ गए। एमसीडी ने 6 से 7 जनवरी की रात करीब 36,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने अवैध बारात घर, डिस्पेंसरी और अन्य निर्माणों को हटाया, जबकि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर शाही जामा मस्जिद के आसपास मौजूद एमसीडी पार्क और कथित अवैध अतिक्रमणों का सर्वे कराने के आदेश के बाद वहां भी संभावित बुलडोजर कार्यवाही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लगातार प्रशासन इस पूरे मामले पर मुस्तैद है और फिलहाल मामले की जांच आगे की जा रही है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति अगर ऐसे शर्मनाक बयान देंगे तो भारत की, विशेषकर कर्नाटक की जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान की रक्षा कैसे होगी। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, भले ही सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी उनकी नेता ही क्यों ना हो। मुख्यमंत्री भी अपराध के कटघरे में आते हैं। अगर वो इस तरह का वक्तव्य देंगे जो अपराधी के पक्ष में आता है तो फिर बाकी किसी से क्या ही उम्मीद लगाई जाए। एक मुख्यमंत्री ऐसे जिम्मेदार पद पर व्यक्ति इतनी शर्मनाक वक्तव्य देगा तो भारत की, खासतौर से कर्नाटक की जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान की रक्षा कैसे होगी। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, भले ही आदरणीय सोनिया जी और प्रियंका जी उनकी नेता हों, लेकिन दोयम दर्जे का नेतृत्व और मान्यता वहां की महिलाओं का है। और मैं कह सकता हूं कि न केवल वो भी दंड के पात्र है, बल्कि मुख्यमंत्री भी अपराध के कटघरे में आते हैं अगर वो इस प्रकार का वक्तव्य अपराधी के पक्ष में देते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।